नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बार यूपी का बजट 8 लाख करोड़ से ज्यादा का है। धामी सरकार ने भी आज ही बजट पेश किया है। वहीं दिल्ली में आज रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, आज ही पदभार भी संभाला है। महाकुंभ में स्नान का आंकड़ा 58 करोड़ के करीब पहुंच गया है। रायबरेली सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। वहीं संभल हिंसा को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। संभल हिंसा केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दुबई में बैठकर शारिक साठा ने संभल हिंसा की साजिश रची थी और इस हिंसा को अंजाम देने के लिए उसने अपने गुर्गे गुलाम शाह को जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे संभल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान गुलाम ने कई अहम खुलासे किए हैं। 24 नवंबर को संभल मस्जिद का सर्वे रोकने के लिए एक वकील की हत्या की साजिश रची गई है, जिसके लिए बर्क नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। शारिक साठा ने हिंसा के लिए असले मुहैया कराए थे। पुलिस के मुताबिक शारिक साठा को संभल के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क का संरक्षण था। पुलिस ने खुलासा किया है कि 2014 में संभल में विधायक के पुत्र सुहेल इकबाल पर तत्कालीन सांसद शफीकुर रहमान बर्क के कहने पर शारिक साठा ने गोली चलाई थी। तो ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। संभल हिंसा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। उस दिन घटना कारित करने वाले जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में कि 23 तारीख को इसने अपने बॉस शारिक साठा से बात की थी। शारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पुलिस को कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले हैं जिसके अंदर भीड़ को इकट्ठा करने के, उसमें एक सांसद संभल नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें पुलिस को 21 नवंबर की रात्रि में लोगों को इकट्ठा होने के बारे में बताया गया था कि 22 को ज्यादा से ज्यादा लोग मात्रा में लोग आए, और 23 और 24 तारीख के लिए भी उसमें विभिन्न प्रकार के घटना के बाद में इंस्ट्रक्शन दिए जाने की बात इस तरीके प्रकाश में आई है। उसमें से कई सारे मैसेजेस हैं जो जिन लोगों के द्वारा मैसेज किए गए थे, पुलिस द्वारा उनको पूछताछ के लिए बुलाया। इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पूर्व में इसको राजनीतिक संरक्षण इसको और शारिक साठा को प्राप्त था, जिसकी वजह से ये लोग दीपासराय में बिना किसी चिंता के आराम से शांति से जितने भी आपराधिक गतिविधियां हैं वो करते आ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से पुलिस की सख्ती के कारण ये आपराधिक गतिविधियां संचालित नहीं कर पा रहे थे। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया, जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, जुलिये का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है। उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी और ये लोग जो हैं देश भर में, दुनिया भर में फेमस हो जाएंगे। शारिक साठा के बारे में उस व्यक्ति से पूछताछ पे ज्यादा पता चलेगा, लेकिन जो उसके साथी से पूछताछ में पता चला है कि वो कई दशकों से यहाँ पे संभल में 1999 में भी उसके द्वारा कई लाखों की लूट है वो यहाँ के मेहनता व्यापारियों के साथ की जाती रही है। उसको पुराना संरक्षण प्राप्त था, इसलिए इतने बड़े घटनाएं कारित करता था। और उसके बाद में जब उसको पता चला कि सरकार की सख्ती बहुत ज्यादा है और उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी, उसी के डर के मारे वो व्यक्ति यहाँ से छोड़ के विदेश भागा। वर्ष 2014 में यहाँ से शफीकुर रहमान बर्क नाम के व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में नहीं है अभी। इन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। ये किसी एक दूसरे अन्य पार्टी के कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ रहे थे, तो एक अन्य राजनेता जो मुस्लिम बिरादरी के ही हैं वो किसी अन्य को सपोर्ट कर रहे थे। उसी बात को कसीदगी को रखते हुए इन्होंने तत्कालीन जो कैंडिडेट थे उनके कहने पे सुहेल इकबाल नामक व्यक्ति के ऊपर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 121/2014 एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि 307 और 7 CL एक्ट में थाना कोतवाली संभल में 4 मार्च 2014 को लिखा गया था।
जो इन्होंने शफीकुर रहमान बर्क के कहने पे इन्होंने अन्य जो सोहेल इकबाल हैं उसके ऊपर फायरिंग करके इन्होंने ये घटना कारित की थी। और सीधे रुक कर रहे हैं राजीव सिंह बातचीत करने के लिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, जिस तरीके की प्लानिंग थी, किस तरीके से पूरा प्लान रचा गया, विस्तार से आप बताएं। और पुलिस ने जिस तरीके से इसका खुलासा किया है, इसके बाद क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने सुना कि संभल के एसपी कृष्णा बिश्नोई ने बताया कि इस पूरे हिंसा को एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। जो सारिक साटा एक अपराधी है और एक लंबे समय से पूरे संभल क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा है, वो योगी सरकार में कानून व्यवस्था के डर से भागकर इन दिनों दुबई में छुपा हुआ है। उसी के इशारे पर 23 तारीख को ये एक अपने गुर्गे गुलाम शाह, जिसको आज गिरफ्तार करने में संभल पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, उसको ये निर्देश दिया गया था कि वो किसी भी कीमत पर इस सर्वे को उसे नहीं होने देना है। इसके लिए जो वहां पर वकील पहुंचते हैं उनको खत्म करना है और साथ ही साथ हिंसा फैलानी है, जिसके साथ न सिर्फ संभल में हिंसा हो बल्कि पूरे देश में हिंसा होगी तो कहीं ना कहीं उनका नाम भी होगा। बिल्कुल राजीव, मैं आऊंगा आपके पास। भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, किस तरीके से आप देख रही हैं जिस तरीके से संभल पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और कहां से किस किस तरीके से दुबई से तार जुड़ते हुए यहां पर इस मामले के सामने आए हैं? मेरी सबको राम राम। बिल्कुल, मैं यहाँ पे प्रशंसा करना चाहूंगी पुलिस की, उत्तर प्रदेश की पुलिस की, कि जो संभल हिंसा की जो साजिश थी उसमें कैसे सारिक साटा जो है उसका कनेक्शन सामने आया है, जो कि दुबई में बैठकर सारी जो ये घटना हुई है उसका पूरा ब्लूप्रिंट वहां पे बनाया गया है। तो अब ये जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ठीक है, आपका घड़ा फूटता है और ये फूट चुका है। तो ये जो चाहे दुबई बैठ जाएं और चाहे कतार में बैठ जाएं, चाहे कहीं पहुंच जाएं, ये यूपी पुलिस जो है उनको छोड़ेगी नहीं। और संभल में जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। संभल में फिर से शांति आ गई है, परंतु जो अशांति फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन हो भी रहा है और किसी की अब इतनी हिम्मत नहीं है कि दोबारा उस प्रकार की घटना वहां पे कर दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कितनी गहरी साजिश रची गई। दुबई में बैठ करके व्हाट्सएप ग्रुप के असर के पूरा प्लान रचा गया, जिसमें कई लोगों का संरक्षण भी इनको मिला। एब्सोल्युटली। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मुकदमा लड़ रही थी इन लोगों का, छाती पीट पीट कर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, इनके साथ ज्यादती हो रही है। जो हिंसा कि पूरा जिन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया उसको इम्प्लीमेंट करवाया, उनके लिए ये पार्टी जो है कह रही थी उन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। तो ये इनका असली चेहरा है। ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कोई हमारे राष्ट्र के खिलाफ, हमारे राज्य के खिलाफ, हमारे नागरिकों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ अगर कोई साजिश रचता है तो ये लोग उन लोगों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से गुलाम शाह को पकड़ा गया, सारिक साटा ने दुबई से इतनी बड़ी प्लानिंग की है, अभी कई और नाम सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, परतें तो वो अभी खुलनी शुरू हुई है ना, एक के बाद एक बात आप देखिएगा और कितनी परतें खुलती हैं। क्या मानती हैं आप, इसके पीछे पूरा समाजवादी पार्टी का भी कोई हाथ रहा है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद का वो करीबी रहा है। देखिए, इसके ऊपर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लीगली ठीक नहीं रहेगा, पर हम ये तो जानते ही हैं ना अच्छी तरीके से कि किस प्रकार से इन लोगों का व्यवहार रहा है शुरू से। ये लोग जिन लोगों ने हिंसा की उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए? तो इसका क्या समझा जाए? ये तो अंधा गूंगा बहरा भी इंसान समझ लेगा कि जो लोग। और इस वक्त बातचीत करने के लिए सपा से अमीक जमई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमीक जी, किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे जिस तरीके से संभल पुलिस ने खुलासा किया है, बहुत बड़ा, सारिक साटा के इशारे पर हथियार की सप्लाई की गई और संभल के पूर्व सांसद का संरक्षण मिला हुआ था, ये बात कही है? देखिए, संभल का जो पुलिस कप्तान है एक बहुत ही गैर जिम्मेदार ऑफिसर है। समाजवादी पार्टी पिछले पहले दिन से पूछ रही है कि आखिर ये जो निर्दोष बच्चों की जो हत्याएं, जिन हत्याओं के लिए खुद कप्तान और सीईओ और डीएम जिम्मेदार हो, वो संभल हिंसा को डाइवर्ट करने का जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत ही सुनियोजित है। और सुनियोजित करने से संभल के कप्तान को सुख चैन मिलने वाला नहीं है सूबे के अंदर। उनको जवाब देना पड़ेगा
नहीं तो कोर्ट में उनको घसीटा जाएगा, और नहीं तो नई सरकार आने पे उनको अपने दिन का इंतजार करना पड़ेगा। और रही बात कोई इंटरनेशनल गैंग और ये गैंग, हमारी जितनी फोर्सेस हैं, कोई ऐसी ताकतें हैं, तो उनसे हम बहुत सख्ती से, हमारी सरकार, हमारी पुलिस फोर्स निपटने के लिए काफी है। लेकिन जिस कप्तान ने इतनी बड़ी हिंसा का आयोजन किया, निर्दोष बच्चे मारे गए, पूरा एक नया काशी मथुरा के बाद एपी सेंटर इस कप्तान ने पैदा कर दिया, तो ये जो संविधान का और कानून का पालन करने वाला ये ऑफिसर तो हो नहीं सकता। इन्हें अभी बताना है कि ये जो लोग, निर्दोष लोगों की जो हत्या हुई है वो कैसे हुई है, और पुलिस की कैद में आप जिससे कहिए हम उससे बयान दिलवा दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अमीक जमी जी और अनिला सिंह जी, बातचीत करने के लिए। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाकुंभ में स्नान का नया रिकॉर्ड, आज भी 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा स्नान, अब तक 57 करोड़ 90 लाख से ज्यादा स्नान, श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। शिवरात्रि की तैयारियों में जुटा है प्रशासन। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, आज भी 1.25 करोड़ से ज्यादा स्नान वहां पर श्रद्धालुओं ने किए हैं। शिवरात्रि की तैयारियों में प्रशासन वहां पर जुटा हुआ है, तो श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। महाकुंभ में स्नान का नया रिकॉर्ड बना है। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता दारा सिंह इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से सीधे जुड़े हुए हैं। दारा सिंह, लगातार रिकॉर्ड बन रहा है और एक आंकड़ा ऐसा अब आ गया है कि जाहिर तौर पर हर दिन वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। निश्चित तौर पर अनुपम कहा जा सकता है, जिस तरह से महाकुंभ में श्रद्धालुओं का महासैलाब उमड़ा है, ऐसे में कहीं न कहीं ये आंकड़ा आज 56 करोड़ का पार हो चुका है। शाम 6 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें यह बताया गया है कि 1 करोड़ 15 लाख श्रद्धालुओं ने आज गंगा संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। तो पतित त्रिवेणी के प्रति लोगों में कितनी आस्था है, इस रिकॉर्ड से साफ अंदाजा जा सकता है कि लगातार श्रद्धालुओं का जत्था प्रयागराज संगम की ओर बढ़ रहा है। वहां पतित पावनी त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। वहीं महाकुंभ के आखिरी वीकेंड के लेकर के मेला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया। ऐसा माना जा रहा है कि आखिरी वीकेंड में श्रद्धालुओं का एक बड़ा समूह, एक बड़ा जत्था। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा, एक नंबर की व्यवस्था है। साफ सफाई एक नंबर की है, एक नंबर व्यवस्था है, शासन व्यवस्था एक नंबर की। पहले से जो है कि अभी बहुत बेहतर हो गया है। अभी बहुत झारखंड से आए हैं, यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम लोग वहां पर अपने रिएक्शंस दे रहे हैं, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रयागराज महाकुंभ में शामिल हुई। प्रयागराज आने पर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी उनका प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। उन्होंने अक्षय वट सरस्वती कूप के दर्शन किए, देशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अक्षय वट अविनाशी और अखंड सनातन चेतना का प्रतीक माना जाता है। यह अनंत काल से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। सरस्वती कूप के दर्शन के दौरान उन्होंने विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। उसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गंगा आरती में भी शामिल हुई। महाकुंभ में नागा साधुओं की भस्म पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अनोखा शोध किया गया है, जिसे लेकर दावा किया गया है कि यह पौराणिक ही नहीं वैज्ञानिक भभूति है। भौतिक विज्ञान विभाग में भस्म पर हुए शोध में कई चमत्कारिक गुणों का पता चला है। शोधकर्ताओं का दावा है कि राग, भस्म या भभूति का सिर्फ पौराणिक महत्व ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काफी उपयोगी है। शोध सफल होने के बाद अब इसे पेटेंट कराने की पहल की गई है। वैज्ञानिकों के नतीजे में राख में एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक गुण सामने आए हैं, जिससे इसकी उपयोगिता काफी बढ़ गई है। राख के डालने से वो जो बैक्टीरिया ग्रोथ होता है वो 6 से 8 घंटे में कंप्लीटली मर जाता है। तो 2 हमें वायरस में टेस्ट किए। उस रिसर्च को कंटिन्यू करते हुए एक पीएचडी मैंने साउथ कोरिया में कराई और दूसरी पीएचडी मैंने यहाँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कंप्लीट कराई है। तो अभिषेक शर्मा
ने जो रिसर्च की है, उसका PhD का वर्क है, उसके 4 से 5 रिसर्च आर्टिकल हैं और रिसेंटली हमने एक पेटेंट फाइल कर दिया है। तो बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है। मूल बजट। योगी सरकार का 9वां बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा का यूपी बजट पेश किया। खास बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश में मेधावी छात्राओं के पात्रता के आधार पर स्कूटी मिलेगी। साथ ही बजट में 4 नए एक्सप्रेस वे की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना में 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। साथ ही अयोध्या में सोलर सिटी बनाने और 8 डेटा सेंटर पार्क तैयार करने का भी ऐलान किया गया है। सदन में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाए रखने का लक्ष्य रखा है। तो बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है। मूल बजट से किसी भी समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था का होना पहली शर्त है। जब हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कार्यभार संभाला था, उस समय प्रदेश किस प्रकार की विषम कानून व्यवस्था और गुंडाराज की गिरफ्त में था, ये सभी को मालूम है। हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन निर्देशन में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए गुंडों, माफियाओं और हर सब अपराध पेशा लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे दिखा भी देंगे। इन हालातों में आता है दरिया करना पार। वहीं उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर सीएम योगी ने कहा कि यह यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। युवा, उद्यमियों, किसानों, महिलाओं को फोकस करके बजट तैयार किया गया है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि यूपी का यह बजट सनातन को समर्पित है। स्वागत करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य के द्वारा देश के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट 2025-26 का आज विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के संविधान को लागू होने का यह अमृत महोत्सव वर्ष भी है और साथ साथ उत्तर प्रदेश की स्थापना का भी यह अमृत महोत्सव वर्ष है। ये दोनों कार्य जनवरी 1950 में हुए थे और इसलिए 75 वर्ष की शानदार यात्रा के साथ आगामी 25 वर्ष की हमारी क्या योजना हो सकती है, उसका एक रोड मैप तैयार करने के लिए बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर हम सब संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम पर डबल इंजन की सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बजट पर बयान सामने आया। उन्होंने बजट को प्रदेश के विकास को गति देने वाला बजट बताया है।
ने बजट में 12 लाख तक की आय को कर मुक्त करके मध्यम वर्ग का दिल जीतने का काम किया है। मैं नोएडा वासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। आज प्रदेश सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है ये प्रदेश के विकास की गति देने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाला है और हम कह सकते हैं कि विकसित उत्तर प्रदेश स्थापित शीघ्र ही हो जाएगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को तेजी की गति प्रदान करने वाला बजट है। पूरी तरह से वो डिरेल्ड है, फ्रस्ट्रेशन में है। रायबरेली सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने छात्रों से संवाद किया है। छात्रों से संवाद के बाद वो मंदिर गए। मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा पाठ के बाद एक उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे जहां उन्होंने राणा बेनी माधो सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। राहुल गांधी रायबरेली में युवाओं के साथ डिनर भी करते नजर आए। तो छात्रों से संवाद किया, मंदिर में पूजा की, उद्घाटन कार्यक्रम, युवाओं के साथ डिनर। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी ने आज रायबरेली में पार्टी के लोगों के साथ वहां पर डिनर भी किया। रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मायावती चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ती। हम चाहते थे बीएसपी साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन मायावती किसी कारण से नहीं लड़ी। अगर तीनों पार्टियां एक साथ होती तो बीजेपी नहीं जीतती। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते, ये भी सच है। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़े। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस सरकार है, हर उस जगह बीएसपी के लोगों के साथ जातिवादी रवैया अपनाया जा रहा है। जहां कांग्रेस कमजोर है वहां बीएसपी का साथ मांग रही है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। हमने जब भी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा, हमने तो वोट ट्रांसफर करा दिया, लेकिन वो लोग ट्रांसफर नहीं करा पाते। हमेशा बीएसपी को ही घाटा झेलना पड़ा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का चाल चरित्र चेहरा बाबा साहेब की विचारधारा के खिलाफ और आरक्षण विरोधी है। सीतापुर में यौन शोषण के मामले में जेल में बंद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीड़िता को एक महिला को धमकी दिलाने के मामले में उन पर और महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पेश किया। नए मुकदमे में पुलिस रिमांड मिलने के बाद उन्हें फिर जेल भेज दिया गया। आरोप है कि महिला कार्यकर्ता ने से सांसद ने धमकी दिलाई थी। पीड़ित महिला के पति की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामला शहर कोतवाली का है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।